क्योंकि अलग अलग रीजन हो सकते हैं, उसने प्रैक्टिस नहीं की या फिर जॉब वगैरह, ठीक है। तो ऐसा कोई होगा जिसको करना है सीएम डिप्लॉय और उसका हो रहा नहीं है, सो ही कैन शेयर द स्क्रीन so that we will guide and provide the solution to deploy the CM. Okay, बालाजी, आपका हुआ नहीं है क्या सीएम डिप्लॉय? अनम्यूट करके बात कर सकते हो आप? नहीं सर। तो अभी इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग है क्या आपका? हाँ है सर। स्क्रीन शेयर कर पाएंगे क्या? अभी खुला है क्या सब? हाँ कर पाऊंगा। ठीक है, तो कर दीजिए शेयर आप स्क्रीन। ओके सर, 2 मिनट करता हूँ, इंस्टेंस वगैरह लॉन्च करता हूँ। बालाजी, जब तक आप वो कर रहे हो ना, तब तक स्क्रीन जब तक नहीं शेयर करते तब तक म्यूट कर देना आपका। ठीक है सर, चलेगा। मेरा थोड़ा लैपटॉप को भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो टाइम वेस्ट हो जाएगा सबका फिर आपकी वजह से, तुम अगर तुम सब। चालू कर दो सर, मैं होने के बाद बताता हूँ, चालू कर दो। ठीक है, म्यूट कर लो आपको। और किसी का बाकी है क्या इनको छोड़ के? अभी बालाजी का तो लैपटॉप का इशू है, लेकिन इनको, इनका नहीं हुआ है। तो और किसी कोई है जिसका हुआ नहीं है सीएम डिप्लॉय और उसका इंटरनेट वगैरह स्ट्रांग चाहिए यार, लेकिन हाँ, क्योंकि उसमें टाइम जाता है जल्दी, नहीं तो। किसी का हुआ है? किसी का अभी भी पेंडिंग है ऐसी का सीएम डिप्लॉय करना, कोई स्क्रिप्ट ठीक नहीं उसके पास, ऐसा कुछ होगा? ये कि नहीं भाई, ठीक है कि रिस्पॉन्ड तो नहीं आ रहा है, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं कर देता हूँ शेयर स्क्रीन, ठीक है। किसी का ये सीएम डिप्लॉयड है क्या अभी? तो डायरेक्टली एडमिन टास्क ले लेंगे। चाना, एक मिनट रुको थोड़ा। अगर किसी का सीएम डिप्लॉय है क्या अभी तक? है क्या ऑलरेडी? ये डिप्लॉयड है क्या सीएम? अब किया है क्या किसी ने? नहीं, किया किसी का है भी नहीं? हमने, लेकिन वो अभी नहीं अभी है। अभी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ। हाँ, अनम्यूट कर लो, ठीक है। मैं कर देता, लेकिन मेरा क्या हो जाता है, मैं जब भी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है। तो मत करो, प्रॉब्लम। नहीं तो फिर हाँ वो सबका टाइम वेस्ट हो हाँ, जाएगा। वो सबका टाइम वेस्ट हो जाता है फिर। ठीक है, हाँ मैं कर दिया हूँ शेयर स्क्रीन, आप म्यूट कर लो, ठीक है। जब भी किसी को अगर इशू होगा ना, तो वन बाय वन एक एक का ही म्यूट अनम्यूट करो। उसका इशू खत्म होने के बाद आप दूसरा अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। वन बाय वन सारे के डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। और वो इको भी होता है, ठीक है, जनरली, मतलब इको की वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर दो जन का माइक अनम्यूट रहता है तो इको में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो आप कर लो, ठीक है, अभी अनम्यूट कर लो, कोई इशू होगा तो एक का अनम्यूट करके आप बात कर लेना। स्क्रीन विजिबल है क्या? एक्नॉलेज करो ये वाला। यस। स्टार्टिंग से फिर बता रहा हूँ, ठीक है। जिसका हुआ नहीं है तो ध्यान दे दो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इंस्टेंस में मेरा वर्क स्पेस लॉन्च कर दूंगा। वर्क स्पेस में करना है, ठीक है, सब कुछ। प्रोजेक्ट भी करने को बोला होगा आपको, तो ये प्रोजेक्ट में भी वैसा ही करना है। एक वर्क स्पेस लेना है आपको, जो भी मशीन चाहिए वो ले सकते हो वर्क स्पेस की, विंडोज की। तो मैं यहाँ पे M4 लेता हूँ। वर्क स्पेस कभी भी पब्लिक में रखना है।
मुस्कान, Spot- आप वर्क स्पेस कर रहे हो तो थोड़ा वीपीसी भी बता दो ना, क्या क्या ग्रुप्स ले, कैसे कॉन्फ़िगरेशन है, उसका सेटिंग है। अगर हाँ, मैं कल वर्क से कर रहे हो तो थोड़ा वो भी समझ में आ जाए। कल ही बताया था, कल नहीं देखा आप लैब में? हम शायद हनी जी के लैब में थे दूसरे। ठीक ठीक है, है। सबको एक बार बता देता हूँ, ठीक है, रिमाइंड करके। सो एक्चुअल में ना वीपीसी तो ऑलरेडी वो सब कुछ एडब्ल्यूएस करके देता है, ठीक है अपने को। अभी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ वीपीसी से। तो वीपीसी में जाना है आपको, इससे वीपीसी में गए आप, यहाँ पे क्रिएट वीपीसी करो। क्रिएट वीपीसी में नेट गेटवे लेना पड़ेगा, ठीक है आपको। सिर्फ बस इतना ही करना है, वीपीसी एंड मोर है ना, इसमें कोई भी नाम देता हूँ, प्रोजेक्ट हडूप वीपीसी, ठीक है। बाकी सब सेम रहने दो, बाकी कुछ मत करो, इसमें टाइम ज्यादा जाता है। नहीं तो 2 अवेलेबिलिटी जोन या 3 अवेलेबिलिटी जोन चाहिए, उसके हिसाब से 3 ले लो, ठीक है। प्रोडक्शन ग्रेड 3 रहते हैं तो 3 ले लो यहाँ पे, नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन तो 3 ले लो। एंड नेट गेटवे जो है वो इनर है ना, तो 1 एजी कर दो, 1 पर एजी। तो इससे क्या होगा, ये देखो आपको यहाँ से दिख रहा है क्या, ये डायग्राम देखो, ठीक है, साइड में जो बना है। तो मेरा नेट गेटवे यहाँ पे, ठीक है। तो नेट गेटवे क्या दिखा रही है, जो नेट गेटवे के थ्रू ये प्राइवेट सबनेट जो है आपकी, ये प्राइवेट सबनेट 1, ये प्राइवेट 2, प्राइवेट 3, ये 3 सबनेट प्राइवेट है एंड बाकी ये पब्लिक है, ठीक है। तो ये तीनों प्राइवेट सबनेट नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट के एक्सेस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिखा है डायग्राम में। सर इस 1 तरह पर से एजी करना है या 1 एजी करना है? 1 इन 1 एजी? इन 1 एजी करो। अगर 1 पर एजी करते हो ना तो हर अवेलेबिलिटी जोन में एक एक नेट आ जाएगा, मतलब 3 नेट आएंगे। देखो ये एक नेट हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए। पब्लिक मतलब एक पब्लिक के में भी हो गया, पब्लिक 2 वाले में भी हो गया, और पब्लिक 3 तीसरे अवेलेबिलिटी जोन में जो पब्लिक आईपी आएगा तो उसमें भी आएगा। तो एक ही रहने दो, ठीक है, एक ही ले लो, इन 1 एजी। बाकी बाकी कुछ मत करो, ऐसा ही करो, ठीक है। वीपीसी एंड मोर, वीपीसी में जाने के बाद ये वीपीसी एंड मोर, यहाँ पे प्रोजेक्ट वीपीसी, बाकी कुछ नहीं, बस ये 3 ले लो, ठीक है। क्योंकि 3 अवेलेबिलिटी जोन होंगे तो आपका मल्टी रीजन में आप मास्टर होस्ट को अवेलेबिलिटी जोन डाल सकते हो, तो वो एचए इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी मशीन अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में आपने डिप्लॉय की है तो नेम नोड अलग अवेलेबिलिटी जोन में, ठीक है, और जो स्टैंड बाय नोड है वो उसका मशीन अलग अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा, तो ऑटोमेटिकली एचए इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे 3 लो, 3 लो, 3 लो, ये 1 एजी लो नेट गेटवे। यहाँ पे नेट गेटवे की डायग्राम आपको दिखाएगी। प्राइवेट आपके जो भी सबनेट है, कोई भी मशीन को अगर इंटरनेट एक्सेस चाहिए होता है ना तो उसके लिए पब्लिक आईपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन प्राइवेट सबनेट में कैसे उसको पब्लिक आईपी मिलेगा, उसके तो पब्लिक आईपी रहता ही नहीं है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन ग्रेड की बात करेंगे, क्योंकि हमें पब्लिक आईपी एक को भी देना नहीं है, क्योंकि वो डीडॉस अटैक या फिर जो भी साइबर अटैक्स होते हैं उससे अपने मशीन्स को या क्लस्टर को सिक्योर करने के लिए वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी पब्लिक आईपी टू आवर प्राइवेट सबनेट। तो पब्लिक आईपी हम प्राइवेट सबनेट को नहीं देंगे, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, टू प्रोटेक्ट द क्लस्टर फ्रॉम द डीडॉस अटैक्स एंड एटसेट्रा। सो अभी और ये जो नेट गेटवे जो चार्जेस तो लगेंगे यार, चार्जेस थोड़े लगेंगे आपको, क्रेडिट होगी तो ले लो। अभी ना मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप सिक्वेंशियली जाओ, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ वीपीसी से, अगर आप आगे का डायरेक्टली पूछेंगे ना तो फ्लो खराब हो जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था, तो वीपीसी क्रिएट करना है S3 गेट में, ठीक है। तो एक पब्लिक आईपी लो, इसमें आपको क्या है, अगर एक ही नेट गेटवे लगेंगे तो चार्ज भी कम लगेगा, ठीक है। अगर क्रेडिट है तो लो, क्रेडिट अगर नहीं होगा तो ऐसे ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे ऐसा करो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे अगर क्रेडिट आपको मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो 1 महीना एक अकाउंट अपना प्रोजेक्ट बना दो, सब कुछ ऐसे वीपीसी में। बिल अगर आया कम आया 1-2 हजार तो पे करने में हर्ज नहीं है, ठीक है। ज्यादा अगर आया तो दूसरा अकाउंट क्रिएट कर दो। सो इस तरह से होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के टाइम पे तो लेकिन ऐसा ही करना है आपको, ठीक है, नहीं तो प्रोजेक्ट आपका अप्रूव ही नहीं होगा। सो यहाँ पे ये करना, फिर एक नेट ले लिया, फिर आपका जो प्रोजेक्ट के टाइम पे नेट लेना ही है क्या? हाँ, नेट लेना ही पड़ेगा ना, वो प्राइवेट एक्सेस को आपको इंटरनेट को अगर कनेक्ट करना है तो नेट गेटवे तो चाहिए ना। प्राइवेट सबनेट्स को अगर आप इंटरनेट गेटवे पे पहुंचाना चाहते हो तो यू रिक्वायर नेट फॉर इट,
तो नेट हाँ, लगेगा। वर्क स्पेस पे करना है क्या हमें ये स्पेस से ही प्रोजेक्ट करना है। का? हाँ, वर्क हाँ स्पेस से ही करना है, हाँ, ओके। क्योंकि अपन प्रोजेक्ट किस लिए करते हैं, ठीक है। एक बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, कि आपने ऑलरेडी कंपनी के जैसे प्रोडक्शन में काम किया है, ठीक है। इस तरह से आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए ना, कि आपने वैसे ही काम किया है। ऐसे तो मतलब कोई भी मशीन लेके काम करते रहेंगे तो मतलब वैसे सेंस नहीं बनता है, राइट। सो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे वैसा, पब्लिक में ये करके, वर्क स्पेस डाल के, फिर आपके जो बाकी जो मशीन है वो प्राइवेट में डाल के नेट से यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता भी होगा, ठीक है, अगर आपको करना नहीं है, क्रेडिट कम है तो आप करना नहीं है, लेकिन पता है वो भी सफिशिएंट है। एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट यू कैन डिप्लॉय लाइक दिस, ओके। सो पता तो रहना चाहिए। अगर आपने ऐसे ही प्रैक्टिस किया तो वेल एंड गुड है, ठीक है। कोई अगर करता है अभी से प्रैक्टिस तो ये अपने अपने हिसाब से है, ठीक है। अगर आपको नहीं करना है तो आप अपने मर्जी से कर लो, सब प्राइवेट पब्लिक में ले लो, सबको पब्लिक आईपी दे दो। वर्ष में इसमें करना है करो, मत करना ही करना है मत करो। लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के लिए खुद के, ठीक है। अगर आपको अभी से चाहिए कि फील वैसा कि आपको नहीं, मैं कंपनी के जैसे अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सारा क्लस्टर वैसे हो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अभी जिसको इशू में था ना ये वीपीसी का, फिर से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ अभी। ये वीपीसी इधर नाम डालना है, 3 अवेलेबिलिटी जोन ले लो, 1 ईजी ले लो। यहाँ पे वो आपको ये कंसेप्ट भी बताइए किस तरह से काम करता है। नेट गेटवे इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इंटरनेट एक्सेस टू योर प्राइवेट सबनेट्स, ओके, टू द मशीन्स विच आर इन द प्राइवेट सबनेट्स। यहाँ पे क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि आपने नेट वगैरह सब क्रिएट करेगा। एडब्ल्यूएस ने कुछ भी झंझट नहीं रखी है, ठीक है, कि राउट टेबल दे दो, फिर इंटरनेट गेटवे लगाओ पब्लिक को, फिर नेट गेटवे लगाओ, फिर ये नेट गेटवे का राउट दे दो पब्लिक को, प्राइवेट को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देंगे अपने लिए। क्रिएट पे क्लिक करना है सिर्फ। तो मेरा ऑलरेडी है तो मैंने करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद ये वीपीसी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, सिक्योरिटी ग्रुप आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, सिक्योरिटी ग्रुप लगेगा, ठीक है भाई। तो वीपीसी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन होता है वीपीसी में, ये सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा होगा आपको। ये सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, नाउ क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप, नेम इट, ओके, एनी नेम, like you are making the security group for the project purpose, so name it as a project security group, जैसे अपने हिसाब से, ठीक है। प्रोजेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे। ऐड रूल जो है, ऐड रूल करके यहाँ पे आरडीपी करना है, आरडीपी पे माई आईपी करना है और सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपको दिखाई देता हूँ, चलो क्रिएट करना है यहाँ पे, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। ये मेरा ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, तो वो क्या बोल रहा है, ऑलरेडी नेम एग्जिस्ट है, तो मैं यहाँ पे 2 नाम देता हूँ, ठीक है। 2 यहाँ पे क्या किया मैंने, आरडीपी सेलेक्ट किया, कुछ नहीं, ठीक है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करके यहाँ पे कोई भी नाम डाल दो, फिर यहाँ पे एक वीपीसी सेलेक्ट कर दो, जो आपका वीपीसी आपने क्रिएट किया है ना, जो आपका वीपीसी आपने अभी क्रिएट किया, जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट के लिए, वो वीपीसी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करो। तो ये मेरा ऑलरेडी वीपीसी क्रिएट है, ठीक है, ये हडूप प्रोजेक्ट का। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो जब आप वीपीसी सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ये सिक्योरिटी ग्रुप शो होगा। अगर आप यहाँ पे दूसरा कोई डाल देते हो वीपीसी, तो जब आप इस वीपीसी में कोई मशीन लॉन्च करने को जाएंगे तो ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप दिखेगा नहीं अपने को, ठीक है। सो व्हाइल क्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप, it is necessary to mention the VPC in which you want to create the security group. So ये आपको, ठीक है, ये आपको करना है। ये बाद में मैंने आपको ये बताया कि RDP कर दो, यहाँ पे माई आईपी कर दो, एंड बाकी बस यहाँ पे सेव कर देना, क्रिएट। सो क्रिएट करने के बाद उसी पेज से फिर से एडिट कर दो, इसको ऐड करो, यहाँ पे ऑल ट्रैफिक ले लो, ऑल ट्रैफिक यहाँ पे, और यहाँ पे कस्टम ले लेना, ठीक है। ये कस्टम ऑलरेडी है। सो नाउ ये कस्टम लेने के बाद ये स्पेसिफाई करो, यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप कॉपी करना है, यहाँ तक पेस्ट करना है, इसको ऐड करना है, ये माई आईपी है, ठीक है। और इसको सेव कर दो बाद में, ये इसको सेव कर दो। ये जो है ये सिक्योरिटी ग्रुप क्या काम करेगा, तो ये कोई भी मशीन्स, ठीक है, कोई भी मशीन्स अगर आती है इस सिक्योरिटी ग्रुप से, तो इंटरनली मतलब आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको लैन बोलते हैं। मतलब आपका कोई ऑफिस है, आप समझ लो 10-12 पीसी लगे हैं, तो आपस में लैन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हो लैन से। और अगर आपका मतलब डायरेक्टली आपको जाना है इंटरनेट पे, तो वो वैन से कनेक्ट होता है, तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क।
तो ये अपना वैन से कनेक्टेड होगा, ये लैन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप से जो भी आएगा वो आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, इसका मतलब ऐसा है। और ये जो है वो वर्क स्पेस में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। और इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। RDP माई IP सेव करके फिर से उसमें जाना, एडिट करना है, फिर ऑल ट्रैफिक करना है, कस्टम लेके ये करना है, सेव करना है, बस। तो वेरो सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। फिर क्या करो, EC2 में आओ। EC2 में जैसे आपको मैंने बताया, अभी आपको वर्क स्पेस लगेगा ना, तो वर्क स्पेस में जाओ। वर्क स्पेस के लिए वर्क स्पेस लॉन्च करना पड़ेगा। इसका देता हूँ मैं, ठीक है। वर्क स्पेस लिया, स्पॉट में ले लो, ठीक है, सब कुछ। ये जो वर्क स्पेस है वो पब्लिक में रखना है, ठीक है। एक ही अपना सबनेट पब्लिक पे रहेगा, एक ही मशीन, बाकी सब कुछ अपना प्राइवेट सबनेट में रहेगा, ठीक है। सो नाउ आई एम लॉन्चिंग दिस वर्क स्पेस इन पब्लिक सबनेट। सो वेयर इज माय पब्लिक सबनेट? ये पहले VPC सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये फिर मुझे पब्लिक सबमिट करना पड़ेगा, पब्लिक 1A। ये मेरा वर्क स्पेस है, मैं पब्लिक में इसको पब्लिक सबनेट में लॉन्च कर रहा हूँ। ये पब्लिक IP भी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनेबल किया है मैंने पब्लिक IP, एंड इसको ऐड करके सेव कर दो। पे जो आपने जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था ना, ये वाला जो प्रोजेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप, ये सेक्रेटरी ग्रुप ये भी आ गया, और ये पहले का भी है मेरा। तो मैं पहले का ले लेता हूँ, ठीक है। पहले का अगर आपने दूसरा क्रिएट किया तो यहाँ पे आ जाएगा, उस VPC में क्रिएट किया तो ये सिक्योरिटी ग्रुप लेना। अगर ये सिक्योरिटी ग्रुप लेंगे तो ही काम करेंगे आपके मशीन, ठीक है, वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपको हर एक मशीन पे जाके मैन्युअली करना पड़ेगा। तो ऐसा मत करो, जो बताया वो फॉलो करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका काम, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये बाकी तो पता है आपको चीजें, ठीक है। तो VPC का मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है, 2-3 बार। सो अभी ये तो मेरा ये लॉन्च हो गया, स्पेस लॉन्च किया है, ठीक है। वर्क स्पेस लॉन्च हो जाएगा मेरा, तब तक मैं क्या करता हूँ, दूसरे मशीन लेता हूँ मेरे AMI से। मेरे AMI में क्या है, ये प्री रिक्विजिट डन करके एक AMI ऑलरेडी रखा है मैंने, ये वाला प्री रिक्विजिट डन। तो प्री रिक्विजिट डन का AMI में ले लेता हूँ, लॉन्च करके। लॉन्च किया, मुझको कितने नोड का क्लस्टर बनाना है उतने मशीन लॉन्च करता हूँ मैं। 5 नोड का या 6 नोड का अगर करेंगे तो आराम से आपका सब कुछ कॉन्फ़िगर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक पे डेटाबेस, एक पे ये सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे आप स्पेसिफाई करो इसको, पब्लिक VPC सेलेक्ट कर दो, प्राइवेट सबनेट में डाल दो, ठीक है, सारे मशीन्स को। तो इसको प्राइवेट में डाल देता हूँ, प्राइवेट 1A, एंड आई एम नॉट, ये जो आपकी जो पब्लिक IP है इसको मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सो वी आर नॉट टेकिंग। परसिस्टेंस रिक्वेस्ट नहीं करने का? कर सकते हो, करने के लिए वो चेंज नहीं होगा, आप कर सकते हो, ठीक है। करना है तो कर सकते हो। अभी मुझे क्या 1 घंटा बताना है तो मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप डिसेबल रहना प्राइवेट को, ठीक है। ये प्राइवेट को डिसेबल, पब्लिक IP को डिसेबल ही रहने देना। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, लॉन्च करता हूँ। आपने 30 GB रखा, वो बढ़ाना था क्या? बड़ा है तो भी चलेगा अपने हिसाब से, अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो। सर पब्लिक IP डिसेबल क्यों रख रहे हैं? पब्लिक IP DDoS अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए। आपका जो क्लस्टर है वो सिक्योर होना चाहिए ना। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में लेके जा रहे हो क्लस्टर, उधर ऑर्गेनाइजेशन में आपके क्लस्टर पे डेटा रखा है किसी कंपनी का, तो आप नहीं चाहेंगे ना कि उस पर DDoS अटैक हो, कोई साइबर क्राइम हो जाए, साइबर सिक्योरिटी का अटैक हो, ठीक है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द DDoS अटैक्स एंड वल्नरेबिलिटी वी आर डूइंग दैट। आप पब्लिकली एक्सेस नहीं दे रहे हो, ठीक है। पब्लिक मतलब क्या रहते हैं, अगर लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो पब्लिक मतलब लोकली कोई भी अवेलेबल है, ठीक है, कोई भी आओ कुछ भी करो। सो वी आर टेकिंग इट इनटू द प्राइवेट सबनेट्स, तो पब्लिक नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन पब्लिक भी देना नहीं है आपको, और इंटरनेट का भी एक्सेस करना है, तो इसलिए नेट रखा है हमने, ऐसा है। आप एक बार VPC का फिर से लेक्चर देख लो, जिसको अभी भी कंफ्यूजन है ना इतना बताने के बाद भी, तो VPC का आपका एक सेशन हुआ होगा, वो स्टार्टिंग से पूरा देख लो। एक बार नहीं देखा समझा तो फिर से 2-3 बार देख लो, तो समझ में आ जाएगा खूब आपको। अभी तो मैंने बता दिया, ठीक है, थोड़ी चीजें आपको।
कैसे करना? नेट नहीं लिया था सर, हाँ, नेट नहीं ना लिया आपने इसके लिए? पीसी जब क्रिएट किया था ना भैया, तो उसने मेरा नेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। ठीक है तो ठीक है, मैं, मैंने बीच में ज्वाइन हो गया ना इसलिए। तो ये मेरी गलती नहीं है ना, मैंने ये 3-4 बार पूछ रिपीट रहा किया। हूँ मैं खाली ये नहीं नेट नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है, पूछो मत, ठीक है। आप पहले टाइम पे आते जाओ, फिर अभी कैसा है, मैंने 4 बार रिपीट किया। अगर आप जानना चाहते हो रिपीट करने को नहीं, अरे रिपीट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नेट लिया था या नहीं लिया था, इतना हाँ हाँ पूछ, प्रीतम, इतना सब क्यों इसमें बोल लिख भैया, मैंने नहीं है है। ना ये 4 बार बताया नेट, और 4 बार बताया था वीपी से रिपीट किया, ठीक है। तो आप टाइम पे नहीं आए हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है। अगर वही बात, अगर एक पूरे लैब में वही एक ही बात रिपीट करनी है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम पे आने की, ओके। यहाँ पे वर्क स्पेस में जाके तो ये मेरा क्लाइंट वर्क स्पेस बन गया। आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पब्लिक आईपी है, और ये पब्लिक डीएनएस है, और बाकी तो प्राइवेट आईपी है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐसे बनाना है आपको, एंड और क्या लगेगा मुझे, और मुझे लगेगा वेब सर्वर का लगेगा एक, ठीक है, जहाँ पे लॉन्च किया है वो। वेब सर्वर कहाँ पे करना है? क्या करना है? सर्वर प्राइवेट पे या पब्लिक पे? सब कुछ प्राइवेट में, सारी जो मशीन है ना, एक भी आपकी पब्लिक में नहीं जाएगी, एक्सेप्ट वर्क स्पेस। तो आप जो भी मशीन, हाँ वो कर रहे हो, वो प्राइवेट में डाल देना। हाँ, ये बीच बीच में आके ना फिर से सवाल मत करते जाओ यार, ऐसा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पता है क्या, वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप स्टार्टिंग से लैब में ज्वाइन होते जाओ, आप आधे घंटे के बाद आएंगे, उसके बाद पूछेंगे फिर से क्या हुआ, तो ये सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ये प्राइवेट में डाल रहा हूँ, ये अपना वेब सर्वर भी मैं यहाँ पे देख लो, फिर से इसको दिक्कत है, प्राइवेट में गया, फिर इसको डिसेबल ओके। इसको बढ़ाना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। वेब सर्वर या बंतु का 10 ले देता है, तो 10 तो पॉसिबल नहीं है अपने सीडीएच के लिए, एटलीस्ट 32 जीबी लगेगा, ठीक है। सो आई एम टेकिंग 32 जीबी। ये आपको ये भी बताया कैसे करना है, ठीक है, ये सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह, ईपीसी कैसे करना है। अब जो नहीं था वो उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है, फिर से तो रिपीट नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे चाबी ले लो, ये करो स्टैंस। ये देख लो, ठीक है, ऐसे ही करना है। ये यहाँ पे पब्लिक टीएनएस आया, यहाँ पे पब्लिक आईपी आई है, बाकी मेरा इसमें वेब सर्वर हो, ये वेब सर्वर का है, ये मशीन अभी लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा वेब स्पेस देखो किस में, प्राइवेट में। बाकी भी आप ये डेटाबेस बना दो इसको, ठीक है, एक को क्लाउडेरा मैनेजर बना दो, इतने जो भी। अभी ये जो है ना मशीन आप बढ़ा भी सकते हो, प्रोजेक्ट करेंगे, किसको 25 नोड का क्लस्टर चाहिए तो आप 25 मशीन ले लो, किसको 20 नोड का, 15 नोड का, 10 नोड का, 40 नोड का, तो आप उतने मशीन ले लो। 6-7 मशीन ही कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं आपको, बाकी के तो डेटा नोड होंगे, ठीक है, इसलिए उस वाले।
सो ये मेरा हो गया। आप यहाँ पे भी देखो, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्राइवेट डीएनएस नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, तो आपको केवल यहाँ पे पब्लिक नहीं है, ठीक है, प्राइवेट मिल जाएगा ओनली। एंड फिर मैं वर्क स्पेस मेरा कनेक्ट करता हूँ। वर्क स्पेस के लिए यहाँ पे कनेक्ट क्लिक करो, पासवर्ड। डाउनलोड लाइन, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं? अभी फिर से एक बार पूछ रहा हूँ क्योंकि इतना बार बताया मैंने। ठीक है, क्या करना है, वीपीसी क्रिएट करना है, फिर सिक्योरिटी ग्रुप करना है क्रिएट आपको। वीपीसी तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, ठीक है, आपको मैंने बताया। वहाँ पे केवल नेट इन वन एजी ले लो और बाकी सेव कर दो, वीपीसी आ गया। फिर जब आप इंस्टेंस लॉन्च करेंगे तो जिस वो वीपीसी क्रिएट, फिर बाद में उस पर सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करो, उसमें आरडीपी लो, सेव करो, एडिट करो, फिर ऑल ट्रैफिक लो, ये ऐसा करो, ठीक है। फिर वो सिक्योरिटी ग्रुप को एक नाम दे दो, उसी वीपीसी में क्रिएट करना जो आपने वीपीसी बनाया। उसके बाद आप क्या करो, इंस्टेंस लॉन्च करते समय जो वीपीसी बनाए उसको सेलेक्ट करो, वो सिक्योरिटी ग्रुप को सेलेक्ट करो आगे जाके, और मशीन डिप्लॉय कर दो। तो सेम आपका जो ये करेंगे वर्क स्पेस, तो वर्क स्पेस करो आप पब्लिक में, बाकी सब प्राइवेट में करो। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा फिर। हाँ, ऐसा ना, ये जो आप है ना, डिफरेंट मशीन नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया था, 6 मशीन एक ही बार डिप्लॉय कर दिया, राइट, और एक ही इसमें कर दिया। तो आपको क्या करना है, एक मशीन लेना है, प्रोजेक्ट के टाइम पे बता रहा हूँ, ठीक है, एक मशीन लेना है, फिर उसको प्राइवेट सबनेट में डालना है, 1A में डाल सकते हो आप। फिर उसको सेकंड जब मशीन लेंगे तो प्राइवेट वाले सेकंड सेकंड अवेलेबिलिटी जोन में डाल देना, सेकंड वाले अवेलेबिलिटी जोन में। और जब तीसरा मशीन डिप्लॉय करेंगे तो तीसरा कर देना। वैसे टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि हर बार एक एक सेपरेट मशीन आपको करनी पड़ेगी, राइट, ये डिप्लॉय, तो उसमें टाइम जाता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया। लेकिन अगर आप एकदम सिक्योर वे में करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, एक मशीन लो, एक एक मशीन को डिप्लॉय करो, एक ही बार 6 मशीन अगर करेंगे तो एक ही सबनेट में चली जाएंगी। इस तरह कर लो, करो। इसमें स्टोरेज मिनिमम कितना लेना पड़ेगा? मिनिमम मिनिमम आप 30 GB ले लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहे तो मतलब कम भी ले सकते हो। लेकिन अगर 30 GB लेते हो तो वो जब सीएम डिप्लॉय होगा ना, उसमें वो जेवीएम जो आता है, जावा वर्चुअल मशीन, तो उतना सफिशियंट है उसको। सो वो आपको एरर नहीं दिखाएगा। सेम इजी वर्क स्पेस दिख रहा होगा अभी आपको, ठीक है।
वर्क स्पेस लॉन्च होने के बाद यहाँ पे जाओ और जो आपको फाइल लगेगी वो फाइल यहाँ पे आप डाल दो, ठीक है, डाउनलोड में। ये अभी बेसिक सबको पता है, ठीक है। आपको क्या, मैंने क्या किया, वर्क स्पेस में मुझको जो फाइल लगेगी वो सारी फाइल डाल दी मैंने, जो क्लस्टर सीएमडी की लगती है हमें, ठीक है भाई, जो 2-3 फाइल लगती है और, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। डेटाबेस का मशीन मैंने जो बनाया वो डेटाबेस का आईपी लेता हूँ, आईपी लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस का मशीन है, तो आपको पता चलना चाहिए, इसलिए डेटाबेस इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे, किया ऑथेंटिकेशन। तो ये मेरा डेटाबेस का मैंने लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो इसमें स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, कुछ नहीं है, ठीक है। नो सेशन सीएम का भी मशीन में लॉन्च करता हूँ। और जब भी आप डिप्लॉय करेंगे, राइट, तो ये अपना ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कर रहे हैं ना हम, तो आपको आईपी ध्यान में अगर थोड़े रहेंगे कि मतलब कौन से मशीन पे मेरा सीएम है, कौन से मशीन पे डेटाबेस है, कौन से मशीन पे गेटवे है, अगर ये चीजें आपको ध्यान में होगी तो आप इजीली अपना काम जरा फास्ट कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपको हमेशा वो एडब्ल्यूएस पे जाके फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरा डेटाबेस का आईपी कौन सा है, ठीक है। वो तो मैंने अभी याद रख दिया, अभी 120 गलती से वैसे आ गया, ठीक है, दोनों। ये मेरा सीएम है, तब तक मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। एंड ये मेरा है डेटाबेस का, तो डेटाबेस की आपकी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट ओपन करो, स्क्रिप्ट ओपन करके एक उसमें कमांड जो दी है वो पेस्ट करो। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसको मिनिमाइज करके रख दो, ठीक है। और क्लाउडेरा मैनेजर का भी वैसा करना है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट है, wget से मैंने डाउनलोड कर दिया। ये फाइल का चेकसम होता है, तो चेक करता है, ठीक है, फाइल हार्म है कि नहीं। वो माइस्क्यूएल सर्वर डाउनलोड हो जाएगा यार इस कमांड से।
क्लस्टर सीएमडी में क्या है? बताता हूँ। हाँ अभी तक आया नहीं वो सिर्फ क्लस्टर सीएमडी की जो फाइल है हाँ आपको सीएम के मशीन पे लगेगी। तो अभी तक मैंने ऐसे डाल दी, तब तक सीएम के मशीन पे ये डेटाबेस में तब तक क्रिएट करता हूँ, देता हूँ उसका। अभी तक हमने क्या किया पता है क्या, ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये तो किसी ने अभी एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की तो उसको समझेंगा नहीं। यहाँ पे क्या किया है, अपने डेटाबेस अपनी जो स्क्रिप्ट है क्लाउडेरा मैनेजर डिप्लॉय की, उस स्क्रिप्ट में ये सारी कमांड्स है, ठीक है। यहाँ से शुरू होते हैं कमांड्स, यहाँ से कमांड शुरू होते हैं, ये सारे कमांड्स है। तो ये MySQL सर्वर डाउनलोड करना, ठीक है, ये sudo yum rpm डाउनलोड करना, yum इंस्टॉल करना, ये स्टार्ट करना MySQL का डेमन, फिर उसको पासवर्ड देना, सिक्योर इंस्टॉल करना, ठीक है। ये सारे कमांड अपने ऑलरेडी स्क्रिप्ट में है। ये करके अपने क्या किया, ये डेटाबेस बना दिया, ठीक है, स्क्रिप्ट को फॉलो करके। इसमें कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट है, सिर्फ आप थोड़ा बहुत समझना है, जिसको तो समझ लो। ये जो डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं ना, ये मैट्रिक्स डेटा के लिए होता है, इतना ध्यान में रखो सिर्फ। ये जो डेटाबेस आपको दिख रहे, ये सेंट्रिका, हरमैन, ऊजी, ये तुम्हारे डीमन की सर्विसेज है, ठीक है, सेंट्री सर्विस है। तो हर एक सर्विस के लिए जो डेटाबेस यहाँ पे बना है, ये डेटाबेसेस दिख रहे हैं, नाम जो है ना, ये डेटाबेस है। ये हायू का डेटाबेस है, यू का डेटाबेस है, MySQL का डेटाबेस है, ये नेविगेटर का है, ये ऊजी का डेटाबेस है, ये रिपोर्ट मैनेजर का है, ये सर्वर पर क्लाउडेरा मैनेजर का डेटाबेस है, ये सीएम सेंट्रिका। तो ये आपकी जो भी सर्विसेज आएंगी क्लाउडेरा मैनेजर में, तो इसने हमने क्या किया, डेटाबेस बना दिया। यानी कि जो भी टास्क परफॉर्म करेंगी ये सर्विस, तो उसका जो डेटा बनेगा, मैट्रिक्स डेटा इसमें आएगा। तो इस मैट्रिक्स डेटा से जो ग्राफिकल विजुअलाइजेशन आपको दिखते हैं क्लाउडेरा मैनेजर के एप्लीकेशन में, तो वो जो मतलब ग्राफ दिखते राइट उधर, तो वो ग्राफ जो बनते हैं वो ये मैट्रिक्स डेटा को फॉलो करके बनते हैं, ठीक है। और जो आपका डेटाबेस होता है, वो आप ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई भी प्रोडक्शन ग्रेड डेटाबेस ले सकते हो, ठीक है। 5 डेटाबेस है हमारे पास, MySQL सर्वर है, Oracle है, DB2 है, ठीक है। तो ये आप इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। MS Access भी है, तो AWS में जो अवेलेबल है वो हम लेते हैं और वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके डेटाबेस बनाया जो कि मैट्रिक्स डेटा के लिए यूज होता है। मैट्रिक्स डेटा याद रखना, ठीक है, इतना। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी कॉपी पेस्ट आप कर लो। और ये डेटाबेस भी स्क्रिप्ट में सब कुछ है, स्क्रिप्ट फॉलो करके ये आपका बन जाएगा। अभी मेरे को इतना ही काम था ये मशीन का, मेरे इसका डेटाबेस के मशीन का। मैं अभी इसका ये करके इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, इसका काम हो गया। तो मुझे अभी मेरे सीएम के मशीन का काम है। तो ये मेरा 52 का सीएम का मशीन है जो मैंने लॉन्च किया, आपके सामने किया है सब, ठीक है। एंड अभी मैं इसको चेंज सेटिंग अपीयरेंस, हाँ, तो उसमें डेटाबेस में किसी को कुछ इश्यू हो क्या हुआ नहीं है, किसके लिए? कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट है, अगर किसी को इश्यू होगा तो बोल दो, ठीक है। अभी सर या ये हर एक मशीन पे लगेगा सर। वेब सर्वर के मशीन पर पाइथन kernel.py रन कीजिए कमांड पहले। वैसा नहीं करना है आपको। अभी कैसे करना है, आपको एक मशीन लेना है सेंटोस का, ठीक है। सेंटोस की मशीन लेके वो कर्नल ट्यूनिंग की जो फाइल है वो रन करो उस पे, पाइथन kernel-tuning.py। फिर वो प्री रिक्विजिट बना देगा। प्री रिक्विजिट बनाने के बाद जब उसका जो स्मोक टेस्ट होगा सब कुछ पास हो गया, तो उसके बाद उसका AMI बना के रखो। फिर AMI बना के रखने के बाद वो ऑलरेडी आपको सब कुछ स्टोर करके रखेगा, राइट, AMI।
आपका जो Okay. वॉल्यूम है स्नैपशॉट में स्टोर करके रखेगा। स्नैपशॉट क्या है? इट इज योर बैकअप फाइल ऑफ योर वॉल्यूम। सो वो उसमें सेव रहेगा ऑलरेडी, मतलब मशीन आपने टर्मिनेट भी किया तो हमेशा जब आप मशीन लेंगे तो जितनी भी मशीन ली है सब कुछ वो AMI से ले लेना, मतलब उस पर फिर से कर्नल वो ट्यूनिंग का फाइल रन करने की जरूरत हाँ। नहीं आपको, तो ऑलरेडी उसमें हाँ। प्री रिक्विजिट करके रखेंगे आप। हाँ, वो सर ने भी मैं शेयर की थी, वो उसे हम लॉन्च करेंगे और हमारा खुद का EMI क्रिएट करेंगे, ऐसा ही ना? वेब अच्छा, सर्वर। आपका हाँ आपका खुद का AMI क्रिएट करके रखो। फिर मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है, उसी AMI से मैंने क्या किया, प्री रिक्विजिट के आपको 6 मशीन लॉन्च करके दिखाई, यस तो आप भी वैसा ही करो, ठीक है। यस यस। मतलब आपको फिर से वो हर हमेशा वो करने की जरूरत नहीं है, हाँ AMI वो वगैरह। हाँ वो EMI लेने की जरूरत नहीं है, हमारी खुद की रहेगी। खुद की रहेंगे तो फिर से करने की जरूरत नहीं है, आप अभी कभी भी वही हाँ। ले सकते हो, ठीक है। ये हाँ इसमें कनेक्टर अपना था क्या? प्री रिक्विजिट में आपका कनेक्टर ऑलरेडी था क्या? प्री रिक्विजिट में यहाँ भी देखो, प्री रिक्विजिट में होता है, हाँ कनेक्टर्स होते हैं प्री रिक्विजिट में। जो प्री रिक्विजिट बनाते हैं ना उसमें ये देखो, ये जो मशीन, ये जो यहाँ पे आया है अभी तक, तो ये तो नया मशीन है, फ्रेश, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये प्री रिक्विजिट में इतना कुछ आ गया, ठीक है। ठीक है, ठीक। एक रिक्वेस्ट था, आप साइड में मिनिमाइज करके स्क्रिप्ट भी रख सकते हैं स्क्रीन पे, तो थोड़ा समझ में आएगा क्या एग्जैक्टली स्क्रिप्ट का कौन सा पार्ट चल रहा है। और वो इधर से डाउनलोड करके उधर डालना पड़ेगा, एक तो डाउनलोडेड भी नहीं है, ठीक है, आप अच्छा, मैनेज कर लो। हाँ हाँ ठीक है। वैसे मैं हिस्ट्री तो दिखा रहा हूँ, ठीक है, कौन से इसमें कौन से कमांड डाली वो, और क्या करना था इसमें। ये अभी नया मशीन है, ठीक है। मैंने डेटाबेस में किसी को इशू है क्या? डेटाबेस में पूछ रहा था मैं, ये क्या किया इसमें, किसी को इशू है तो पूछ लो, ठीक है। बता तो दिया मैंने, अगर फिर भी किसी को इशू होगा तो आप पूछ लो। कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रिप्ट? हाँ शेयर तो किए है, ठीक है, फिर भी करता हूँ, लास्ट में करता हूँ, ठीक है, लास्ट में करता हूँ इधर चैट में। सर ये हर एक मशीन पर लगेगा, मोहसिन क्या लगेगा हर एक मशीन पे? मोहसिन का क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हुआ, ये हर मशीन पे लगेगा मतलब क्या है, ये क्या लगेगा? हाँ मोहसिन अनम्यूट करके बोल दो, क्या लगेगा, क्या क्या बोलना चाहते हो? MySQL डेटाबेस हर मशीन पे नहीं लगेगा। डेटाबेस पे मशीन पर सिर्फ हाँ, ये डेटाबेस के मशीन पे सिर्फ MySQL लगेगा। हमको डेटाबेस जो बनाए नहीं है हमने, ये एक ही मशीन पे बनाया, ठीक है, अभी तक इसमें कनेक्टर वगैरह कुछ नहीं, लेकिन ये सारे मशीन पे हम क्या डालेंगे, MySQL नहीं डालेंगे, सारे मशीन पे हम कनेक्टर डालेंगे, ठीक है। वो कनेक्टर जब सारे मशीन पे हम उसको इंस्टॉल करेंगे तो उस कनेक्टर के थ्रू ये डेटाबेस को सारे मशीन एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने को ये MySQL ये सब तरफ डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही डेटाबेस मशीन बनानी है अपने को और कनेक्टर सारी मशीन पे डालने लिखे। अभी मैं दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। सर वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ये वो पहले प्रैक्टिस करने को सर ने बोला था कि CM पे ही आप डेटाबेस ले लो और CM पे ही सारा कॉन्फ़िगरेशन लेके करो तो आपका हो जाएगा, तो बाद में आप डेटाबेस की अलग मशीन ले लो, इसलिए वो पूछ रही है डेटाबेस सब मशीन पर आ जाएगा ऐसा। क्या पूछना है वो CMP पूछ लेंगे ना यार, हाँ ठीक है, उनको क्या पूछना है वो खुद पूछ लेंगे, ठीक है। हाँ सो आप देखो यहाँ पे वो जो बोल रहे हैं MySQL डेटाबेस जो है ना, वो उनका क्लियर हो गया क्या उनको? क्लियर सर, हाँ क्लियर बोल दिया उन्होंने। सो MySQL हमें क्या करना है, MySQL हमें एक ही मशीन पे डालना है, ठीक है। सो ये MySQL का मैंने क्या किया, एक मशीन लिया डेटाबेस का, उसमें डेटाबेस डाउनलोड किया, ये स्क्रिप्ट है मेरी, ठीक है, ये पूरा मैंने स्क्रिप्ट से लिया। ये वैसे तो मैंने इकोसिस्टम में बता दिया था कैसे करना है डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा दिखने को मिलेगा। फिर ग्रांट प्रिविलेजेस कैसे करना है, ये पूरा आप ये स्क्रिप्ट में फॉलो करना है, ठीक है, आपको जैसे कि वैसा, तो आपको पूरा ये डेटाबेस आपको मिल जाएंगे। ये डेटाबेस हमने क्यों क्रिएट किया, फिर से बता दो, ये डेटाबेस हमने इसलिए क्रिएट करा कि ये जो आपका ये MySQL का, ये नेविगेटर का, ये UZ का जो सर्विस, ये सर्विसेस है, ठीक है, अपनी सारी क्लाउडेरा मैनेजर एप्लीकेशन में ये सर्विस आपको दिखेगी। तो वो जो मैट्रिक्स डेटा स्टोर करेगी, मतलब कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगी उसका मैट्रिक्स डेटा, लॉग डेटा, मैट्रिक्स डेटा, तो ये इस डेटाबेस में सेलेक्ट करेगी, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे आप सर्वर डाउनलोड करते नहीं है, सर्वर हम डायरेक्टली AWS से ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आपका जो भी मतलब इन्वायरमेंट है उस तरह से ले लेते हैं। तो
ठीक है यार, अभी इतना ध्यान में रखो, ठीक है। कोई कोई चीज कैसा है, आपको ज्यादा डीप में मत जाओ, डायरेक्ट मेमोराइज कर लो तुम्हें ये क्यों करना है, ठीक है। आप अगर, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, ठीक है, पूरा बताने के लिए। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो, ये डेटाबेस हमने मैट्रिक्स डेटा स्टोर करने के लिए बनाए है, ठीक है, हर सर्विस के लिए। उसको कनेक्टर के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना याद रखो सिर्फ, बाकी ज्यादा अगर नहीं समझ में आया तो उतना चिंता नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, ठीक है। लेकिन उतना याद रखो कि ये डेटाबेस मैट्रिक्स डेटा के लिए क्रिएट किए, तो उसमें जो भी सर्विसेज आ रही है उसमें मैट्रिक्स डेटा स्टोर होगा, ठीक है, अपने सर्विसेज का। ये जो मशीन बनाई है मैंने, इसमें आपको जस्ट अ सेकंड, ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है। ये जो मेरी फाइल है, ये पावर शेल के थ्रू ये कमांड टाइप किया। ये कमांड टाइप करने के बाद मुझको ये फाइल लगेगी क्लस्टर CMD की, क्योंकि ये शेल स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। ये सारे मशीन पे एक कमांड रन करने के लिए मुझको काम आएगी ये वाली फाइल। और ये जो मेरी है, ये lion.pem, ये मेरे चाबी का नाम है, की है मेरी एग्जिस्टिंग, तो ये की भी लगेगी मेरे को। एंड ये क्लस्टर cmd.sh की फाइल भी लगेगी मेरे ये सेंटोस के मशीन पे, ये CM के मशीन पे, ये मेरी CM की मशीन बनाई है, ठीक है। ये 52 जो IP दिख रहा है, ये दिस इज माय क्लाउडेरा मैनेजर मशीन। सो आप भी कोई भी एक मशीन लॉन्च करेंगे प्री रिक्विजिट से, तो आप एक को कंसिडर कर सकते हो CM का, दूसरे को कंसिडर कर सकते हो डेटाबेस का। तो डेटाबेस में कुछ लगता नहीं है फाइल, लेकिन ये इसमें लगेगी, ये मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये वाली कमांड, ये PSCP क्या करता है, विंडोज में जो फाइल है वो आपको आपके अबंतु के मशीन पे कॉपी रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। ये इसके लिए PPK का प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है आपको चाबी का। तो ऐसे मेरा ये देखो 100% बोल भी रहा है, तो यहाँ पे मेरे को इसने दे दिया, ठीक है। तो इसका काम हो गया, इसको बंद कर देता हूँ मैं। सर ये क्लस्टर CMD एक बार बता ना, क्लस्टर CMD.sh क्या है ये फाइल? हाँ, ये जो क्लस्टर cmd.sh है, ये हमें क्या करता है, इसका मैं कैट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमने क्यों लिया, तो इसमें देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। प्रोग्राम यानी कि स्क्रिप्टिंग लिखी है, .sh यानी क्या है, शेल स्क्रिप्टिंग, राइट। .py वाली फाइल जो, ये जो कर्नल ट्यूनिंग .py फाइल है, .py ये क्या है, पाइथन की फाइल है। .txt क्या रहती है, टेक्स्ट फाइल रहती है। तो वैसे अपनी शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल है ये। .sh वाली फाइल है, .sh यानी शेल स्क्रिप्टिंग की, मतलब एग्जीक्यूटिबल भी रहती है, ठीक है फाइल। सो यहाँ पे आप इसका प्रोग्राम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने और मैंने शेल स्क्रिप्टिंग तो पढ़ी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आता है, ठीक है। वाई, क्योंकि पाइथन और शेल स्क्रिप्टिंग कैसे है, थोड़ा लेमैन टर्म में लिखी गई है, जैसे जावा की तरह कोडिंग ना, इसका जो कोडिंग है वो समझ में आ जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान पे रखेंगे, फॉर आई इन कैट क्लस्टर डू SSH-t-i security.pm, तो ये जो फाइल है ये, तो ये security.pm, ये चाबी से लॉगिन होने का चाहिए, और CentOS@i लिखा है, ठीक है। और आई क्या है, आई मतलब कैट क्लस्टर। क्लस्टर क्या होगा, मेरी फाइल का नाम होगा, यानी कि नैनो क्लस्टर मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो कैसे आपको डॉट कनेक्ट करने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये कैट, ये क्लस्टर क्यों लिखा है, कैट क्लस्टर क्यों लिखा है, ठीक है। फिर ये चाबी का नाम क्यों रखा है, तो आप थोड़ा थोड़ा डॉट कनेक्ट रखो, डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे ना कि मतलब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। कोई चीजें क्या होती है मीनिंग हाँ, कोई चीजें की मीनिंग पता भी नहीं होंगी तो चलेगा, लेकिन वो वर्क क्या करती है वो आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। सो अभी इसमें प्रोग्राम के साथ लेमैन टर्म में है, तो अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो ये दिस इज अ प्रोग्राम। सर इधर की एडिट करनी है क्या, security.pm की एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। की भी एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो security.pm है ना, अगर यहाँ पे ये प्रोग्राम, ये जो जिसने ये क्लस्टर CMD के फाइल जिसने बनाया उसने अगर यहाँ पे कोई दूसरा नाम दिया रहता, मतलब यहाँ पे चाबी.pm दिया रहता या फिर की.pm दिया रहता, तो मैं जो चाबी डाउनलोड करूंगा उसका नाम भी मैं वही रखूंगा, ठीक है। तो ही वो काम करेगा ये क्लस्टर CMD। अदरवाइज वो मैच नहीं कर पाएगा ना, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, तो वो क्या बोलेगा, एरर दिखाएगा। तो अभी मेरा जो की है, मैंने क्या किया, वर्क स्पेस में से इधर लाया, ठीक है, PSCP से, यहाँ पे दिख रहा होगा, LS किया तो यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे को इसको सेटिस्फाई करना है, ये इसको मैच करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ये इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, रीनेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब सिर्फ की नेम एडिट हो रहा है ना? हाँ, सिर्फ नाम एडिट होगा, अंदर का कंटेंट वही है। तो ये MV क्या होता है, ये दूसरा फाइल बना के उसमें डाल देते हैं, मतलब वो इसकी हटा के रीनेम कर सकते हो। मतलब आप रीनेम कैसे करते हो विंडोज में,
तो ऐसा करेंगे तो ये कमांड से क्या होता है, ये फाइल का नाम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, लायन का सिक्योरिटी का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। और अभी क्या इसका एक सेटिस्फाई तो कर दिया तुमने, ठीक है। तुमने क्या किया, मेरा लाइन की जो था वो सिक्योरिटी नाम में चेंज किया, तो मैंने ये लाइन को सेटिस्फाई कर दिया। तो मुझको आगे चल के जब ये कमांड रन करनी है तो इसको ये लाइन का तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लाइन का भी करना है ना भैया। तो ये कैट क्लस्टर है, कैट क्लस्टर क्या है, ठीक है। तो इसको इसका मतलब कैट क्या रहता है, कॉनकैटिनेट कैट फाइल। कैट से आप फाइल देखते हो ना, जैसे मैंने कैट करके ये फाइल का देखा, ये क्लस्टर नाम की फाइल बनाने को बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है CentOS@i बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डीप मत जाओ, शेल स्क्रिप्टिंग किसी को करनी है तो डीप में घुसते जाओ, ठीक है। फिर अपन तो किसको रोक नहीं सकते। फिलहाल अपना काम क्या है, अपन एडमिन लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जिसको शेल स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है वो समझ पाएगा। फिर भी मैंने आपको बता दिया, नैनो क्लस्टर जाके फिर अभी आपको यहाँ से प्राइवेट IP लेने पड़ेंगे। प्राइवेट IP ले लिए, तो इसमें से जो वर्कस्पेस का मेरा IP है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वर्कस्पेस तो मेरे क्लस्टर में नहीं है। वर्कस्पेस मैंने काय को डिप्लॉय किया कि मैं ऑपरेट कर पाऊँ, ठीक है। मेरा जो भी काम है मैं कर पाऊँ, उसके लिए वर्कस्पेस है। तो यहाँ पे प्राइवेट IP रहता है, ठीक है, वर्कस्पेस का। ये 213, तो ये 213 हटा देता हूँ इधर से। इसमें जो वेब सर्वर का है मेरा IP वो भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वेब सर्वर का भी IP मैं क्लस्टर पे नहीं लाऊंगा, ठीक है। उसको केवल मेरे को पाथ देना है, ताकि वो उसका जो रेपो है वेब सर्वर में जो रखा हुआ रेपो है वो डिटेक्ट कर पाए। तो मैं ये लाइन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने नैनो की फाइल बनाई, ठीक है। तो @i है, i मतलब क्या है, i मतलब इसमें IP आएंगे, ये कैट क्लस्टर में जो जो IP आएंगे वो, तो ये लाइन सेटिस्फाई हो गया, आपने इतना ध्यान में रखो, ठीक है। सो इसका परमिशन भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब यहाँ से लाते हैं विंडोज से, अगर फाइल आप ला रहे हो अबंतु में, तो उसकी परमिशन पहले दूसरी थी, लेकिन अभी परमिशन अरे नैनो क्लस्टर वाला एक बार बताओ ना, क्या क्या कॉपी किया, वो एक बार प्रोसेस बताओ। CentOS की परमिशन चेंज किया, ठीक है। क्या मतलब ये क्या, हाँ ये जो नैनो क्लस्टर है ना, ये मैं फाइल बना रहा हूँ। नैनो से क्या होता है, अपना टेक्स्ट एडिटर है, नैनो इज अ टेक्स्ट एडिटर। सो अबंतु का, तो इसमें क्या किया, ये दिख रहा है आपको, IPs दिख रहे, 2 3 4 5 6 IP, राइट। तो मैंने क्या किया था, मेरे प्री रिक्विजिट के EMI से 6 मशीन लॉन्च किया था, राइट। तो जो 6 मशीन लॉन्च किया है उसमें से एक तो आपके सामने है, ये वाली CM की, ठीक है। ये एक CM की है, दूसरी एक डेटाबेस की है, आपके सामने है ये वाली, ठीक है। इसका भी IP देख लो आप, 123 है, शायद 120 है। तो ये 120 और ये 52 तो हो गए, और ये बाकी के पेज कुछ काम किया नहीं अभी तक, ठीक है। सिर्फ इस पे कनेक्टर डालेंगे अपन। क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें अपने हदूप के डीमन कैसे करते काम, डिस्ट्रीब्यूटेड मानने पर सारे हदूप के डीमन है ना, एक मशीन पे तो है नहीं अपना कुछ, ठीक है। हाँ, तो अपने हदूप के डीमन ये सारे मशीन पे स्प्रेड आउट हो जाएंगे जब हम रोल असाइनमेंट करते हैं आगे जाके, ठीक है। एक CM की सर्विसेज CM वाले मशीन को दे देते हैं, डेटा नोड पे अलग डीमन रखते हैं, ठीक है। बाद में क्या करते हैं, नेम नोड पे अलग रखते हैं, सेकेंडरी नेम नोड अलग जगह पे रखते हैं। सो ऑल आवर डीमन्स आर स्प्रेड आउट ऑन ऑल द मशीन्स, ओके। सो तो इसमें आपके क्लस्टर में आपको कितने मशीन चाहिए, कितने डीमन चाहिए। सपोज आपको मेरे कितने 6 ही मशीन लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे चल के, फिर आप क्या करेंगे, आपको सपोज क्लस्टर प्लानिंग और कैपेसिटी प्लानिंग आपने किया, वो आपका जो प्रोजेक्ट हिसाब है उसके हिसाब से आपको 25 मशीन का क्लस्टर लगेगा, ऐसा है आपका। तो यहाँ पे आप 25 IP लेंगे, ठीक है। 25 डिप्लॉय करेंगे मशीन, और 25 के 25 IP यहाँ पे डाल देंगे, प्राइवेट IP, और इसको सेव कर लेंगे। तो जितने मशीन आपको क्लस्टर में चाहिए, क्लस्टर में मतलब आपको आपके एनवायरनमेंट में जितने मशीन चाहिए वो मशीन को आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करना है अपने को, क्यों इसको सेटिस्फाई करना है, ये क्लस्टर cmd.sh को, ये शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल है। तो ये क्या काम करेगी यहाँ भी आपको मैं बताता हूँ। कुछ है ना, कैसा है यहाँ पे, अभी डायरेक्टली कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन आगे जैसे जैसे जाएंगे तो ये की चीज क्यों की, तो फिर वो पिछला क्लियर होगा आपका, ऐसा है। तो अभी तो नैनो की क्लस्टर फाइल बनाए आपके सामने, में फिर से वो दिखा दे तो यार देख लो, ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या क्या किया अभी तक, पहले क्या किया मैंने,
ये तो छोड़ दो, ठीक है, पहले का है। हाँ, इससे चालू किया था, ठीक है। की का नाम चेंज किया, की का नाम चेंज करके फिर उसको क्लस्टर सीएमडी की फाइल बताई आपको क्या रही थी उसमें कंटेंट, फिर नैनो क्लस्टर की फाइल बनाई, ठीक है। इसमें जो कंटेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आई क्रिएटेड द नैनो क्लस्टर फाइल। बाद में तो बस ठीक है, बाद में तो कुछ नहीं किया, ठीक है। प्री रिक्विजिट का दिखा रहा है थोड़ा बहुत अपने को, यही किया, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं किया, आपके सामने जो किया है वो, ठीक है। सो इसके बाद तो कुछ नहीं है। तो ये कमांड देखिए, ये जो शेल स्क्रिप्टिंग की कमांड है ना, ये शेल स्क्रिप्ट डॉट एस फाइल है, तो शेल्स फाइल है, ठीक है, शेल की। तो ये इसको आगे एस डालना पड़ता है तो रन होती है, ठीक है। तो मैं सूडो भी डाल रहा हूँ, तो मतलब ये सूडो परमिशन लेगा। ऑफ टाइम चेक करता हूँ तो सारे मशीन आप पाई कि नहीं, ये कितने मशीन दिखाएगा। ये नैनो क्लस्टर में मैंने जितने भी डाले थे आईपी, उतने बार आपको ये एस करने को लगाएगा, 2, ठीक है, आप देख लो, 3, 4, 5 और 6। तो इसने 6 बार यस करने को बोला, मतलब उस नैनो के फाइल में जितने प्राइवेट आईपी डाले थे वो सारे अप है कि नहीं, तो हर एक के लिए उसने यस पूछा, तो सारे अप टाइम है, ठीक है। तो एक बार अब यस बोल दिया, मतलब आप देखो सब कुछ अप दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा है, आपने मल्टी नोड में भी देखा होगा, आप वैसे ही करते हो। सो यहाँ पे मैंने क्या कमांड टाइप की वो देखा तो आपको, ये कमांड टाइप किया है, ये कमांड है, देख लो। ये कमांड क्या है, डब्ल्यू गेट है, ठीक है। डब्ल्यू गेट मतलब ये पैकेज मैनेजर है, डाउनलोड पैकेज मैनेजर। डब्ल्यू गेट का मतलब क्या रहता है, डाउनलोड पैकेज मैनेजर। तो ये क्या करेगा, डाउनलोड करेगा ना, डाउनलोड पैकेज मैनेजर करेगा, ये कनेक्टर डाउनलोड करेगा, तो ठीक है। ये MySQL का कनेक्टर है ना, ये जावा 5.1.46 इसका वर्जन है, ठीक है। टार की फाइल है और ये कनेक्टर के पाथ है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए ये कमांड मैंने डाल दी है। तो लेकिन डाउनलोड ये मशीन पे नहीं करना है मुझे ना, ये मशीन पे भी करना है, लेकिन सारी मशीन पे भी करना है साथ ही। मतलब सारे मशीन के मतलब जितने 6 मशीन मैंने लिया है, 6 के 6 मशीन पे ये कनेक्टर डाल जाने चाहिए। तो मैं ऐसा करूंगा क्या कि ये मशीन अप करूंगा, फिर उस पे ये वाली डब्ल्यू गेट की कमांड रन करूंगा इतनी, फिर इस पे कनेक्टर आएगा, फिर से क्या करूंगा, फिर से पुट्टी खोलूंगा, फिर वो दूसरा मशीन अप करूंगा, फिर उस पे ये कमांड डालूंगा, फिर उसमें कनेक्टर आएगा, फिर 6 बार ऐसा करूंगा, तो इसमें मेरा टाइम चले जाएगा ना। तो इसलिए ये जो फाइल है ना, इस पे मेरी मदद करेंगे, ठीक है। ये फाइल को मैंने ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुका है, इसमें नैनो सब कुछ डाल चुका हूँ मैं। सो ये फाइल अगर मैं इसके पहले अगर करता हूँ तो ये दिस कैन हेल्प मी टू डाउनलोड दिस कनेक्टर ऑन ऑल द मशीन, ओके। सो आपको समझ गया रहेगा अभी ये फाइल क्यों डाउनलोड किया, क्या किया, ठीक है। तो ये मैंने किया, मतलब मैंने वैसा नहीं किया ना, एक एक मशीन पे जाके डाउनलोड किया कनेक्टर, वैसा थोड़ी किया। ये मैंने डायरेक्ट इसको क्लस्टर एमडी डाला, फिर यहाँ पे sudo की परमिशन दे दी उसको और एंटर किया, तो उसने सारे मशीन पे कनेक्टर डाल दिए। आपके सामने अगर आपको देखना है तो अभी देखो, तो ये जो कनेक्टर दिख रहा है आपको, ये 5.1.46 जो डाउनलोड किया ये मशीन पे है, ये डेटाबेस की मशीन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने कुछ किया नहीं था ना, तो यहाँ पे भी आएगा होगा। तो ये जो 5.1.46 का कनेक्टर है ना, यहाँ पे भी डाउनलोड हो गया। अगर हाँ, तो दूसरी तरफ भी मैं जाऊंगा, वो टर्मिनल अप करूंगा तो उसमें भी आ जाएगा ये, ठीक है, सेम है। तो ये कनेक्टर क्यों लगता है, कनेक्टर वी रिक्वायर द कनेक्टर ऑन ऑल मशीन बिकॉज अपने जो डीमंस है हदूप के, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका नेम नोड अलग मशीन पे है, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है, डेटा नोड अलग है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में वो आपस में सबको डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, मैट्रिक्स डेटा के लिए। तो उसके लिए फिर वो कनेक्टर से यूज करता है, तो कनेक्टर इसलिए डाउनलोड किया। सो ये मशीन ये कमांड से डाउनलोड हो गया, अब इसको अनटार करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो आपने सब कुछ देखा है सिंगल नोड में, तो ये अनटार होता है। तो ये अंटर सब मशीन पे कर दिया, ठीक है, उसने ये मशीन में तो कर दिया, लेकिन सब तरफ कर दिया क्योंकि मैंने उसको ये सूडो ये वाली कमांड डाल दी थी। सो नाउ इट इज डूइंग ऑन ऑल मशीन। तो इसके आगे में जो भी कमांड लिखूंगा वो पूरे मशीन पे करेगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी समझ गया रहेगा सबको। ये
ये लाइन में लिख रहा हूँ, मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ, सब सारे ये इसको बोल रहा हूँ कि सारे मशीन पे जाके MKDR मतलब क्या रहता है, डायरेक्टरी बनाना। तो डायरेक्टरी बनाए अगर मैं बनाता हूँ तो एक ही बार इसने यस क्लोज बोलना चाहिए था ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला फाइल आपको बताया, ठीक है, इसका कैसा रहता है यूज, ये डाल दिया। तो इसने सारे मशीन पे बना दिया डायरेक्टरी। तो ये सारे मशीन पे करेगा, तो इसका यूज यही था, ठीक है। तो इसलिए अपन ने इतना किया हो। क्लाउडेरा मैनेजर का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये वाला, तो अपना जो yum.repos.t क्लाउडेरा मैनेजर का जो रेपो है, ये वेब सर्वर का आईपी आपको मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेब सर्वर का आपको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम पेस्ट करना पड़ेगा, पहला हटा के न्यू कर रहा हूँ, फिर आपका ये कर रहा हूँ। ये वेब सर्वर तो आपको सबको दे दिया है, ठीक है, अभी 2-3 बार दिया है। जिसके पास नहीं होगा तो आप कोई फ्रेंड से मांग लो, ठीक है, सबको ही मिला ही। ये ubuntu का वेब सर्वर का मशीन है मेरा, इसमें कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। इसमें अपना ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। अगर किया रहता नहीं था तो आपने को ये पूरा टारबॉल बना के इसका रेपो वेब सर्वर बनाना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे मुझको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, ये रेडीमेड आपने को दे दिया है CDH और CM। तो लेकिन आपको इसका सिर्फ पाथ लगेगा, ये क्वालिफाइड डोमेन नेम। ये इतना इसको मैं यहाँ से ले रहा हूँ और इसको मिनिमाइज करके रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ जो अभी मैंने कॉपी किया वहां से वेब सर्वर का FQDN। तो यहाँ से वो FQDN लिया, कॉपी किया, क्लीन कैशे किए, फिर मेक कैशे किए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कैशे मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है प्रॉक फोल्डर में, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल होल्ड करता है, ठीक है। कैशे मेमोरी आवाज आ रही है ना आपको, या म्यूट हो गया? हेलो, आ रही है। ओके, सो कैशे मेमोरी मैंने क्या किया, कैशे मेमोरी क्लीन करके दूसरे कैशे बना दिए, ठीक है। तो कैशे मेमोरी आपका टेम्परेरी मेमोरी होता है प्रॉक फोल्डर में, जहाँ पे आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होल्ड करता है, ठीक है। इतना याद रखना। और अगर कोई क्लाइंट को आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रीड करना है तो डायरेक्टली वो प्रॉक फोल्डर से ही रीड करता है। प्रॉक फोल्डर में इसलिए रीड करता है क्योंकि प्रॉक फोल्डर रैम पे होता है, एंड रैम इजीली और क्विक एक्सेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको रैम के प्रॉक फोल्डर में से ही रीड की जाती है। कैश मेमोरी भी वही है, ठीक है। वो प्रॉक फोल्डर में जो टेम्पररी मेमोरी रहती है उसी को कैश मेमोरी बोलते हैं, प्रॉक फोल्डर में, जो कि रैम पे होता है। अभी आपको सब बताया, ठीक है। यहाँ पे जावा डाउनलोड करना पड़ेगा। उसी ने MySQL का कनेक्टर नहीं था, प्रीरिक्विजिट में नहीं था, ठीक है, इसलिए डाउनलोड करना पड़ा। नहीं था प्रीरिक्विजिट में, इसलिए डाउनलोड किया। होता तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो सारे मशीन पे ले लेता है EMI, ठीक है। EMI का यूज कर सकते हैं हम।
अभी आप जो भी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप यहाँ। तो वो आपका स्क्रिप्ट आप सेंड कर दो ना रेफरेंस के लिए, वीडियो देख के। हाँ सेंड कर देता हूँ, बोला सेंड कर दो, तो ये लास्ट में सेंड कर देता हूँ। लेकिन हिस्ट्री यहाँ पे देखो आप, ये कमांड से ठीक है अभी तक जावा डाउनलोड किया है। हाँ दिखा रहा नहीं, जावा डाउनलोड तक करने तक ये सारी कमांड है, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका भी यहाँ से। सारी स्क्रिप्ट में ही है ठीक है। अपना टाइम ना ये क्लाउडेरा डिप्लॉय करने में चला जाता है 1-1.5 घंटा, तो इसलिए एडमिन टास्क हो नहीं पाता है ठीक है। तो आगे अगर आपको सीखना है ज्यादा तो किसी आप में से कोई एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, वो अपना एक मशीन डाउनलोड करके रखो, उस पे हम डायरेक्टली एडमिन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है। इसमें किसी को इशू है तो पूछ लो ठीक है गाइज। अगर किसी को भी कोई भी अगर इशू होगा अभी तक ठीक है, क्योंकि डाउनलोड हो रहा है, तो आप पूछ सकते हो ठीक है। अनम्यूट करो, पूछ लो ठीक है। सब कुछ मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर मेरे को सारे कंसेप्ट क्लियर है आपने जो पूछा उसके बारे में, तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट है तो ठीक है, मैंने बता दिया। अगर उसमें से भी कोई समझा नहीं तो रिपीट कर देता हूँ, आप पूछ लो ठीक है। जेडीबीसी कनेक्टर का क्या, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे डेटाबेस को यूज करें? हाँ जो कनेक्टर है ना, कनेक्टर हमको सारे मशीन पे डालने पड़ेंगे। जितने भी मशीन हम ले रहे हैं क्लस्टर में, तो सारी मशीन पे हम कनेक्टर डाउनलोड कर रहे हैं ठीक है। जो एसएच क्लस्टर सीएमडी से हमने डाउनलोड किया, फिर उसको अंटर किया, मूव किया, फिर उसमें एक फोल्डर बनाया जावा का। तो ये जो सारे मशीन पे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस से सारे मशीन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। तो कम्युनिकेशन के लिए तो कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कनेक्टर यूज कर रहे हैं सारे मशीन पे ठीक है। किसी को क्वेश्चन नहीं क्या कोई? एक और क्वेश्चन था, डेटाबेस और डेटा स्टोरेज के बारे में डेटाबेस के बारे में क्या आवाज मतलब ब्रेक हो रही है आपकी, शायद ट्रैवल नहीं, मैं कंपनी में डेटा स्टोर और डेटाबेसेस के बारे में। डेटा स्टोर से कैसे डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है? ठीक है, आपने इंपोर्ट स्कूप इंपोर्ट तो देखा रहेगा। आप डेटाबेस डेटा स्टोर किसी फर्क अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो पहले तो वो क्लियर करना पड़ेगा आपको। तो डेटाबेस क्या होता है आपका? डेटाबेस यानी कि आपका जो MySQL सर्वर है ठीक है, MySQL सर्वर, ओरेकल, ये आपका डेटाबेस है। और आपका डेटा स्टोर का क्या है? हाइव बोल सकते हो, हाइव आपका डेटा स्टोर है। और डेटा स्टोरेज क्या है? स्टोरेज आपका HDFS है, HBase है। HBase भी शायद डेटा बेस में आएगा ठीक है, लेकिन वो HBase क्या है? NoSQL डेटाबेस है आपका। तो डेटाबेस HBase भी आपका डेटाबेस में ही जाएगा, NoSQL डेटाबेस है लेकिन। और HDFS क्या है? स्टोरेज है, मतलब हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं HDFS। और HBase में क्या होगा? फिर प्रोसेसिंग, क्यूरी, फाइल कर सकते हैं ठीक है डेटाबेस में। और हाइव भी वैसे ही है, डेटा स्टोर टेम्पररी वो होता है ठीक है हाइव। तो आप इतना ही ध्यान में रखो फिलहाल तो। और आपको मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था कि डेटाबेस डेटा स्टोर से क्या करना है आपको? डेटा क्या करना है? जैसे सर डेटा स्टोर से डेटाबेस में अगर कोई क्वेरी करनी है, तो डेटा स्टोर से हम डेटाबेस में डेटा ट्रांसफर करते हैं और हाँ बराबर। अगर आपको कोई डेटा क्यूरी करनी है ना, तो आपको उसको डेटा स्टोर में लेके आना पड़ेगा। डेटा स्टोर में मतलब हाइव के इसमें लेके आना पड़ेगा ठीक है। तो आपका जो HBase है, HBase छोड़ दो, आप HDFS पकड़ लो या MySQL पकड़ लो ठीक है। आपने इकोसिस्टम अगर प्रैक्टिस किया ना अच्छे से, आपको समझ में आया होगा कि आपने क्या किया था। स्कूप से क्या किया था? इंपोर्ट किया था डेटा।
स्कूप इंपोर्ट कमांड से। तो वो क्या करता है, आपके MySQL आपने डाउनलोड किया तो MySQL से डेटाबेस है आपका, ठीक है, MySQL HBase, MySQL आपका रिलेशनल डेटाबेस है, HBase आपका NoSQL डेटाबेस है, ठीक है। तो लेकिन दोनों डेटाबेस ही है। तो वहां से आपने क्या तो किया, नो एसक्यूएल में क्या होता है एग्जैक्टली? एसक्यूएल मतलब अभी इस पे एसक्यूएल की क्वेरी फायर नहीं होती, ठीक है, नो एसक्यूएल। हाँ, जो अगर डेटा आपका स्टोर रहता है, मतलब कोई भी टाइप का डेटा उसमें store नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, ओनली स्टोर नहीं। लेकिन नो एसक्यूएल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अगर कोई दूसरा फीचर आपने यूज किया, ठीक है, हाइव वगैरह, तो उसमें नो एसक्यूएल की क्वेरी चलेगी ना, ठीक है। एसक्यूएल तो नहीं चलेगी एसक्यूएल की क्वेरी, लेकिन मैप रिड्यूस जॉब करना है तो उस तरह से तो फंक्शन कर पाएगा, ठीक है। processing। हम्म। लेकिन इतना आप समझ लो फिलहाल, ठीक है, डेटाबेस मतलब एसक्यूएल की क्वेरी रन हो सकती है, ठीक है, और नो एसक्यूएल यानी कि नो एसक्यूएल, एसक्यूएल क्वेरी नहीं हो सकती। और डेटाबेस में क्या आता है, एचबेस आता है, ठीक है, बाकी ओरेकल, MySQL ये सर्वर आएगा। और आपका डेटा स्टोर जो है हाइव डेटा स्टोर है, ठीक है, हाइव, तो ये डेटा स्टोर है, इम्पाला का भी डेटा स्टोर, लेकिन वो हाइव से यूज कर सकता है, ठीक है। डेटा स्टोरेज आपका HDFS है, डेटा स्टोरेज, ये आप ध्यान में रखो, S3 स्टोरेज है, ठीक है। तो फंक्शन सब एक ही करते हैं, तो जो जितने भी हाइव है सारे फंक्शन एक ही करते हैं, जो डेटा स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे हाइव है जो एसक्यूएल उस पे मतलब विद इन 1 मिनट उसमें क्वेरी रन नहीं होती, तो इसलिए वो डेटा स्टोर है। उसने विद इन 1 मिनट क्यूरी भी नहीं रन होती, एंड हाइव में आप मैपरेडिस जॉब का वो कन्वर्ट करते हैं ना, तो आप क्यूरी कर सकते हो उसमें, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कोई S3 वगैरह में जाते हो तो वो केवल स्टोरेज के लिए, राइट, तो इट इज ओनली फॉर स्टोरेज पर्पज। तो जब भी हमको एसक्यूएल में क्वेरी रन करनी है तो हमको डेटा स्टोर से डेटा हमको डेटाबेस में लाना है, उसके बाद ही क्वेरी रन करनी वो लाना पड़ेगा डेटा आपको, राइट, जैसे MySQL का डेटा आप लाते हो इधर, इस तरह। ये तो डाउनलोड कर दिया, ठीक है, इसने डेटाबेस अभी कनेक्ट करना बाकी है सिर्फ। कौन, किसने पूछा था अभी डेटा स्टोर क्या है, वो कौन था? है। हाँ, तो अभी सुन लो, आप सुन लो, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, मतलब डेटा आपको तो मैंने बता दिया, ठीक है, फर्क क्या है थोड़ा बहुत, कि ये आपका जो डेटाबेस है वो आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस है, उसमें लिस्ट आएगी, ठीक है। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस में बहुत सारे डेटाबेस है, ठीक है, इन थाउजेंड्स। तो आप अपना जो रेगुलरली हडूप में यूज होता है, तो इससे आप एचबेस कंसीडर कर लो, तो एचबेस आपका डेटाबेस है, ठीक है। तो जब आपके, और डेटा स्टोर क्या है आपका, हाइव डेटा स्टोर है, और डेटा स्टोरेज HDFS है। तो डेटाबेस क्या करेगा पता है क्या, डेटाबेस मल्टी फंक्शन यानी कि मल्टीटास्किंग के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, मल्टी फंक्शन सिस्टम है। यानी कि अभी डेटाबेस में आप एट ए टाइम कम इसमें आप मल्टी फंक्शन भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेटा स्टोरेज करेंगे, डेटा स्टोरेज यूज करेंगे HDFS, तो उसमें आप सिंगल फंक्शन एट ए टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है, एक ही फंक्शन रन होगा उस पर। और डेटा स्टोर जो है हाइव डेटा स्टोर ये है, तो ये आपके उसमें आप एम्प्लॉय लॉगिन अलग अलग यूजर से, ठीक है, अभी हाइव का एक यूजर नहीं होगा, अलग अलग यूजर होंगे। सो अलग अलग यूजर से डेटा स्टोर में आप क्यूरी वगैरह ये कर सकते हो।
तो सिंगल सिस्टम है, सिंगल फंक्शन सिस्टम डेटा स्टोर, एंड डेटाबेस मल्टी फंक्शन सिस्टम है डेटाबेस। ओके, डिप्लॉय हो गया अपने ये यहाँ पे हो गया। अभी इसमें क्रोम डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको मैंने क्या किया, ये जो पार्सल की रिपोजिटरी पूछ रहा है ना, इसका यूआरएल डालना पड़ेगा। तो पार्सल की रिपोजिटरी मेरी कहाँ पे, मेरे अबंतु के वेब सर्वर पे है ना, वेब सर्वर पे है ना, अबंतु के वेब सर्वर पे मेरा CDH 5.16 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट किया था, ठीक है, आपको बताते समय कि ये फाइल में मैं अपना अबंतु का वेब सर्वर पेस्ट कर रहा हूँ, मैं यही से ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यही से वो रिपोजिटरी की यूआरएल लिया और यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट कर दिया मेरे CDH के पार्सल का, CDH के पार्सल का रेपो यहाँ पे आपको केवल CM के जगह CDH कर दिया। फिर यहाँ पे वो यस के प्रोटोकॉल नहीं HTTP से ही चलेगा, तो यहाँ पे सेव करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा वो। ये कहाँ पे कस्टम करना है आपको, यहाँ से ये करेगा, ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे CDH का किया था ना, यहाँ पे आपको जो CM का पार्सल है उसकी रिपोजिटरी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे CM के पार्सल की रिपोजिटरी का यूआरएल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये GPG की आपने डाउनलोड किया था, ठीक है, खुद। यहाँ पे CDH रहना चाहिए, फिर से दिखा रहा हूँ, देखो CDH करो यहाँ पे, किसी को पता नहीं होगा तो यहाँ पे CDH क्लाउडेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हडूप का रेपो रहेगा और यहाँ पे CM का रेपो रहेगा। ये पढ़ लो, ठीक है, करते समय थोड़ा पढ़ भी लो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा।
ओरेकल का सर्टिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। ये फाइल की बात कर रहे हैं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लस्टर एप्लीकेशन एक्सेप्ट जेडीके लाइसेंस, एक्सेप्ट करेंगे जेडीके लाइसेंस। यहाँ पे डेवलपमेंट पर्पज के लिए सिंगल यूजर मोड यूज होता है। तो हम प्रोडक्शन ग्रेड बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरा यूजर सेंटोस है, यहाँ पे मेरे को पीएम की देनी है जो मेरी है। यहाँ पे मेरी ये वाली की है, पेम वाली देनी है इसको। यहाँ पे वो कंप्लीट कर लेगा। CBHS नो वॉइस, ओके। एक मिनट देखना पड़ेगा उसको। देखना पड़ेगा इसको, बाकियों को कंप्लीट होने दो। सर रिट्राई करेंगे तो हो जाता है। मेरा अभी हुआ था एक बार, तो रिट्राई किया। एक बार ना ऐसे मतलब गड़बड़ नहीं करने की, अगर फेल हुआ ना हो जाने दो उसको, थोड़ा रुकने का, ठीक है। बाकी की प्रोसेस क्या बोलती है वो भी देखने का, फिर लास्ट में एक ही बार वो चेक करने का। क्योंकि अगर आप फिर से इसको डिस्टर्ब करेंगे ना तो ये जो रनिंग प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए अभी तो सब कुछ हो गया, ठीक है। अभी जो फेल्ड है ना उसका देखने का, ठीक है, कि वो हो गया था। तो इसको डिस्टर्ब नहीं करने का, ठीक है। अभी ये इसको कर रहा है ना, तो ये अगर प्रोसेस कर रहा है तो इसका कंप्लीट होने के बाद दूसरे को हाथ लगाने का। तो इसको ये डिस्टर्ब हो गया तो फिर जो काम चल रहा है ना उसमें भी वो करता नहीं, इसलिए सो एरर हुआ होगा। वैसे तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2-3 मशीन पे आ गया और बाकी मशीन पे नहीं आ रहा, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, ठीक है। नेटवर्क का इशू रहेगा, बैंडविड्थ का, तो हो सकता है। क्योंकि हमने कनेक्टर सारे मशीन पे सभी एक ही जैसा किया, ये मशीन को अलग नहीं रखा, ये मशीन को अलग नहीं, सब मशीन के साथ सारा सेम बर्ताव किया है, ठीक है। तो सारे मशीन पे कनेक्टर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस पे हो गया तो इस पे होना ही है, ठीक है। रिट्राई कर देने का, अगर नहीं हुआ तो सब पे ही नहीं होना चाहिए, ऐसा ही चल रही है। तो मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा रिट्राई। वो करना है तो कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है कभी भी, तो इसका प्रोसेस चल रहा है ना, तो अगर ये करूंगा तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको पहले होने देने का, फिर ये क्या एरर अगर दिखाता है तो फिर इसको ट्राई करने का है। आगे भी जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो एडमिन टास्क में, तो ये बात ध्यान रखना कि आपने HDFS का कोई रिस्टार्ट किया, ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आपको एक्सपर्ट हो गया आप, ठीक है। लेकिन एक्सपर्ट होने के बाद क्या होता है, फिर आप आदमी क्या करता है, 2-3 काम एक ही बार में करने का देखता है। फिर HDFS का कोई कॉन्फ़िगरेशन रनिंग है एंड सेम टाइम आप कोई दूसरा काम आपने ले लिया, हाँ ठीक है, तब तक हो जाएगा आपको लगा। सो फिर वो क्या होगा, वो भी डिस्टर्ब कर देगा उसको। तो पहले वो पूरा कंप्लीट होने के बाद जब वो ओके बोलेगा तो दूसरा करना।
हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको करूंगा। नैनो क्लस्टर के भी सीएम डिप्लॉय होता कैसे? विदाउट नैनो भी हो जाता है, उसमें आपको एएमआई क्रिएट करके रखनी पड़ेगी, ठीक है, सबकी। तो उसी से लॉन्च किया तो हो जाएगा। वो जो कनेक्टर वगैरह किया था ना, तो सब मशीन पे अगर आप पहले प्री रिक्विजिट के टाइम पर ही सब कुछ डाल देते हो, सब कुछ, और उसके बाद एएमआई ले लेते हो, तो उस एएमआई से अगर आप करेंगे तो फिर आपको नैनो करने की जरूरत नहीं, क्लस्टर करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत। लेकिन वो करना चाहिए, प्री रिक्विजिट के टाइम पे ही मशीन करना चाहिए आपने, ठीक है। मेरे पास वैसा एएमआई नहीं था, तो इसलिए मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया वैसे करने का। इसलिए नैनो के बिना भी कर सकते हो आप, लेकिन वो प्री रिक्विजिट में आपने कनेक्टर्स वगैरह सब कुछ डाउनलोड करके रखना चाहिए, ठीक है। वो हो जाएगा। ओके मुसिन, डिले बिकॉज ऑफ साइज वी टेक 30 GB। हाँ वो भी बोल सकते हैं, 30 GB साइज लिया। कोई क्वेश्चन है का किसी को? कोई भी रिलेटेड, ठीक है, इसके सीएम के रिलेटेड कोई भी, आगे का मत पूछना बस, क्योंकि आगे के टॉपिक हुए नहीं ना, तो फिर वो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो फिर वो ऐसे। पिछला कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लो। सेम एक बार ट्राई करो, सर हो जाता है। and load structured data into Hive table to analyze it। ये जो रोहित ने बोला है ना, बिल्कुल बराबर बोला है इसमें चैट में। डेटा वेयरहाउसिंग टूल है, डेटा स्टोर भी बोलते हैं हम इसको, डेटा स्टोर भी है, डेटा वेयरहाउसिंग टूल भी है, इट इज यूज्ड टू एनालाइज द, ठीक है, डेटा। और वर्कस्पेस से बाहर से क्रोम में पेस्ट करके कौन सा आईपी डालना होगा? ये जो वर्कस्पेस के बाहर से क्रोम में पेस्ट करें, वर्कस्पेस में अगर क्रोम डाउनलोड करना है ना, तो ये लिंक है, किसी के पास लिंक है तो डाल दो, ठीक है, इधर चैट में। क्रोम डाउनलोड करने की वर्कस्पेस में है कि किसी के पास? तुमको लिंक दे देता हूँ मैं इधर से। पावर शेल में जाना है आपको, पावर शेल में, और ये लिंक कॉपी करनी है बस।
ये वाली लिंक वर्क स्पेस में जाके पावर शेल खोल के ये वाली लिंक कॉपी करेंगे तो हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। क्रोम, ये विशाल ने भी डाल दिया है, वो लिंक उसमें होगा, ठीक है। ब्लू में आती है वही सिर्फ ना, वो पूरा नहीं करना। ये लिंक पेस्ट किया ना, उसे वैसा कॉपी किया तो भी हो जाएगा। नहीं नहीं, ब्लू में नहीं, ये पूरा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पूरा सिंटेक्स कॉपी करके लगा देना। सिंटैक्स कॉपी करना पड़ेगा। और किसी को क्या है क्या क्वेश्चन? अभी जो आपने वर्कस्पेस में क्रोम डाउनलोड किया, ये कंप्लीट गेटवे थ्रू जा रहा है ना? ये गेटवे के थ्रू, ये अपने नेट गेटवे के थ्रू। नेट गेटवे थ्रू जा रहा है ना? ठीक है। और जो इंटरनल डाउनलोडिंग रहता है वो सर्वर में रहेगा ना, उसमें अपना डेटा नहीं रहता ना, कि वहाँ पे भी अपना ही सब है, जो अपन सब रिपोजिटरीज डाउनलोड कर रहे हैं वो सब। रिपोजिटरी तो अपने वेब सर्वर में ही है, ठीक है। रिपोजिटरी डाउनलोड होगी ही नहीं। रिपोजिटरी ऑलरेडी डाउनलोड करके उसका ईएमआई जो डाउन लिया है ना, तो उसमें वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी उस रेपो में, तो वो डाउनलोड होगी ही नहीं। तो वो अगर सपोज वो नहीं रहती ना अपने पास, और आपने सीएम के रिपोजिटरी से डाउनलोड किया रहता रेपो, ठीक है, जो कि 8 GB का है, आपको मैं दिखाऊंगा तो समझ में जाता है इनका, ठीक है। यहाँ पे archive.cloudera.com, यहाँ से किसी ने डाउनलोड किया है कि कभी क्लाउडेरा? यहाँ से भी हो जाता है, ठीक है। ये वाला ये अवेलेबल है, इसका रेपो सब। तो ये जो इंस्टॉलर बीन है ना, यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ से ही डाउनलोड किया तो इसका साइज देखो कितना है, ठीक है। ये टारबॉल ये वाला लिया, ठीक है, सपोज या 20.04 का लिया ये वाला, तो 1.80 है, ठीक है। इसको अंटर वगैरह करके फिर वो 2 GB, 2, 4, 6, 7, 8 GB तक चला जाएगा, ठीक है। सो फिर इतना सारा डाउनलोड करके अगर नेट नेट गेटवे के थ्रू अगर डाउनलोड होगा ये, क्योंकि ये बाहर है ना, ये मेरा वेब सर्वर थोड़ी है, ये क्लाउडेरा से डाउनलोड कर रहे हैं हम अगर किया तो। लेकिन अपने पास डायरेक्टली सीडीएच का है ईएमआई, उसका वॉल्यूम क्रिएट
रूम में कोई होस्ट भी नहीं है क्या? नहीं शायद नहीं सर, सर लेफ्ट हो गए। 4:30 बजे तक ही रहता है ना? होस्ट नहीं है ना कोई मीटिंग में? ये रूम लेफ्ट करके एक मिनट ब्रेकआउट रूम में चेक कर